ये बड़े मज़े का मुकदमा है जिसकी मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ। ये एक लैंडलॉर्ड थे, मालिक थे, उन्होंने एक किराएदार को अपने मकान किराए पे दिया और उसके बाद वो जो किराएदार है, उन्होंने उनको किराया देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि जी ये जो ज़मीन है, ये तो हमारे वालिद की विरासती ज़मीन है जो हमें मिली है। लेकिन उनके वालिद से ही जो मालिक मकान थे जिन्होंने किराया दिया, जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने ज़मीन खरीदी हुई थी। मैंने इनका इजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल की, हमने इनका एविडेंस कराया और 3 जो है वो एप्लीकेंट विटनेस इसमें जो दावा होता है उसमें इजेक्टमेंट पिटीशन में एडब्ल्यू1, एडब्ल्यू2, एडब्ल्यू3 मतलब एप्लीकेंट विटनेस प्रोड्यूस किए। साथ में 10 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किए जिसमें टाइटल डॉक्यूमेंट भी था, जिसमें बैनामा, रजिस्टर्ड सेल डीड और फ़र्द, ये तमाम चीज़ें साथ लगाईं और इसके साथ-साथ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इजेक्टमेंट पिटीशन में ये लिखा कि ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये ओरल टेनेंसी है। ओरल टेनेंसी के ज़बानी कलामी हमने आपस में बात की क्योंकि ताल्लुकात अच्छे थे। तो जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने जो किराएदार था उसको ज़बानी कलामी कह दिया कि महीने का मैं इतना रेंट लूँगा और इस तारीख पे लूँगा और तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसके बाद कोई 3-4 साल के बाद जब इश्यू बना, उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया, हमने लीगल नोटिस भेजा और ये तमाम एविडेंस जब रिकॉर्ड पे लाए तो हमने टाइटल डॉक्यूमेंट रख दिया, एडब्ल्यू1, एडब्ल्यू2, एडब्ल्यू3 3 जो विटनेसेस ओरल टेनेंसी के थे वो भी साथ में रख दिए और उसके साथ-साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की कि हमने साथ में तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एस्टेब्लिश कर दिया कि और इसमें आपको पता है कि लीव टू कंटेस्ट फाइल होती है, जो रिस्पोंडेंट होते हैं। उनकी तरफ से जो किराएदार थे उन्होंने आके लीव टू कंटेस्ट फाइल की, वो लीव टू कंटेस्ट एक्सेप्ट हुई और उन्होंने अपने 3 एफिडेविट्स फाइल किए कि हमारे ये 3 गवाह आएँगे और ये बताएँगे कि हमारा कोई टेनेंसी एग्रीमेंट इनके साथ नहीं है। वो गवाह जब स्टेज हुई हमने अपना एविडेंस कराया, हमारे एविडेंस पे उन्होंने क्रॉस किया और हमारे गवाहों पे क्रॉस के बाद उन्होंने उनको 7 मौक़े दिए गए। वो 7 मौक़े जो दिए गए, उन मौक़ों में उन्होंने अपना जो है वो बिल्कुल भी आप समझें कि एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं किया। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये मैंने लिखा हुआ है कि 7 चांसेस गिवन और ये इनका जो है वो ऑर्डर शीट है और यहाँ पे मेरे नोट्स बने हैं, मैं इसकी तरफ आता हूँ। मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि वो 7 मौक़े मिले उसके बाद इनका 17-3 में राइट क्लोज़ हो गया। राइट क्लोज़ होने के बाद जजमेंट के लिए जैसा हमने रख दिया और हमारा दावा इजेक्टमेंट पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। उन्होंने कह दिया कि आप इनको पुराना रेंट भी दें और जगह को खाली करें और हमें कहा आप जाके कब्ज़ा ले लें। हमने वो जाके कब्ज़ा ले लिया और जो सारा इश्यू है वो सॉल्व हो गया। इन्होंने उसके बाद अपील फ़ाइल कर दी ड्यू टाइम में और वो अपील जो है वो ज़ाहिर है इनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। फ़ाइल हुई और अपील में उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये रखा कि जी इन्होंने तो अपनी जो अपनी जो क्लेम था कि जी हमने रेंट इनसे लेते हैं, उसकी कोई रसीद पेश नहीं की और हमने वाक़ई कोई रसीद पेश नहीं की थी क्योंकि इस कैश में सब कुछ होता था और एक मुलाज़िम के थ्रू होता था। उस मुलाज़िम ने एडब्ल्यू3 ने आके कह दिया कि जी मैं अपनी मौजूदगी में इनको रेंट देता रहा हूँ। मतलब मैं रिसीव करता रहा हूँ और आगे अपने मालिक को देता रहा हूँ। ये एविडेंस आ गया लेकिन रसीद कोई नहीं थी। अब जैसा आपने 2 बातों के ऊपर हमारा जो एजेक्टमेंट पिटीशन नीचे एक्सेप्ट हुई थी उनकी वो ख़ारिज कर दी और उनकी जो अपील थी वो एक्सेप्ट कर दी। पहला पॉइंट उन्होंने कहा जी ओरल टेनेंसी 2009 के एक्ट में जो है वो नहीं की जा सकती अनलेस कि आप रिश्तेदार हो। तो ये रिटन नहीं था इसलिए एक तो ये डाउटफुल है और दूसरी ये बात कही कि जी आपने मैंने ये जैसा आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, पहली बात ये थी और दूसरी बात उन्होंने कही कि जी आपने किसी किस्म का जो है वो अ, अपना स्टेटस अपना रेंट रिसीविंग भी एस्टेब्लिश नहीं की और आपने किसी किस्म का अपना जो स्टेटस है, वो भी आपने जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया कि आपने इनको रेंट पे क्यों दी और आपका ताल्लुक अच्छा किस तरह था। और ये उन्होंने साथ में लिख के और उन्होंने ये भी बता दिया कि जी आपने रसीदें भी क्योंकि आपके पास नहीं है और आपके पास ओरल टेनेंसी है, तो उन्होंने हमारी जो अपील है हमारे खिलाफ वो मंज़ूर कर ली। हमने हाई कोर्ट में रिट फ़ाइल कर दी, जो फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए लगी हुई है। और मैंने उसमें जो है वो नोटिस वगैरह आए और सारी मामला जब हो गए, अब फाइनल आर्गुमेंट्स में हमारा मेन पॉइंट जो था वो ये है, बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर जो किराएदार होते हैं, जो मालिक मकान होते हैं, वो समझते हैं कि जी हमारे पास तो कोई राइट ही नहीं है, अगर हमने किसी को ज़बानी कलामी कुछ दे दिया है, तो वो कब्ज़ा कर लेगा तो कल को अदालत जाएँगे, अदालत हमारे खिलाफ कर देगी, ऐसा नहीं होता। ये दावा नीचे से भी हमने अपना जो इजेक्शन पिटीशन एक्सेप्ट कराई और ये जो जब हमारा दावा ये मंज़ूर हुआ, उसके बाद अपील में वो चले गए, अपील में जैसा हमने उनकी बात सुन ली और हाई कोर्ट में हमारा जो पॉइंट है, वो बेसिकली हमने मिनिमलिस्टिक रखा हुआ है और वो ये है कि जी हमारी सिर्फ़ इसमें जो कंटेंशंस हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, वो 3 हैं।
एक तो ये ऑर्डर शीट में आप देखेंगे कि ये 17/3 इनकी यहाँ पे एक्सेप्ट हुई हुई है। उसके बाद इनका एविडेंस आ गया। ये मेरे नोट्स हैं। ये इस तरह आपको अगर मैं पार्शियल नोट्स दिखाऊँ, वैसे तो नीचे भी, ये पीछे भी बने हुए हैं। ये भी इसके ही नोट्स ही हैं और ये इस तरह, लेकिन ये जो है वो है जो मैंने फाइनल आर्गुमेंट्स में इस्तेमाल करने हैं। आप देखेंगे कि AW1 का भी प्रोड्यूस हुआ 7 चांस गिवन पेज 33 पे, ये पेज 33 है। और उसके बाद जो है वो मेरे पॉइंट्स इसमें, एक तो हमारी ओनरशिप बड़ी क्लियर है। ओनरशिप क्लियर होने के लिए हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 453, और ये वो जजमेंट्स में वो पड़ी हुई हैं। ये अगर आप देखेंगे ये 5 जजमेंट्स हैं, मैंने नीचे देखें लिखा हुआ है 5 जजमेंट्स। इन 5 जजमेंट्स के ऊपर जो है रिलाई किया, और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 453 है। PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 45 है। और 2021 CLC सफ़ा नंबर 623, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जवाद साहब की है, लाहौर हाई कोर्ट की है, बाकी 2 जो मैंने आपको बताई वो सुप्रीम कोर्ट की है। और इनमें ये चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड है कि पहली बात तो ये कि पुराना जो कानून था 1959 का, उसमें वो अर्बन टेनेंसी का जो था, उसमें ये था कि ओरल टेनेंसी नहीं हो सकती और दावा एंटरटेन नहीं होगा। जो नया आया उसमें उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ इसको एंटरटेन करने का कह दिया, बल्कि सेक्शन 9 के तहत एक फ़ाइन इम्पोज़ कर दिया कि ओरल टेनेंसी अगर होगी तो दावा ज़रूर सुना जाएगा। अगर पहले जो पिटिशनर है वो एक फ़ाइन पे करेगा, वो फ़ाइन हमने पे कर दिया। वो फ़ाइन अगर मैं आपको दिखाऊँ कि पेज नंबर 12 पे ये जो है वो हमारी ऑर्डर शीट लगी हुई है, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि फ़ाइन की पेमेंट की हमारी किधर लिखी हुई है। ये देख लें जी। ये हमारा प्रूफ ऑफ ओनरशिप वगैरह दे दिया। ओरिजिनल रिसीट फॉर द पेमेंट ऑफ फाइन एज एग्जिबिट A3 में मैंने इसकी एग्जिबिट करा दी, जो फाइन हमने पे किया। इसका मतलब है वो तो फिर कंटेंशन जैसे आपकी ख़त्म होगी हमारे ओपोनेंट्स की कि जी आप ओरल टेनेंसी नहीं कर सकते, रिटन टेनेंसी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये 2021 CLC मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जैसा वाली कॉपी है 2021 CLC 623, और ये हमारी कॉपी है। और इस जजमेंट में 4 पॉइंट्स हैं जो हुए हैं, ओरल टेनेंसी और राइवल का क्लेम अगर कोई है, जैसे राइवल यहाँ पे कहते हैं जी हमारी सौतेली माँ थी और उन्होंने हमें पता नहीं लगने दिया, वो उनका सिविल क्लेम बनता है। और फाइन आपने देना और रिबटल इन्होंने दिया कि नहीं दिया। यहाँ पे इन्होंने हमारी, हमने सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना है, अगर आप किराएदार हैं तो आपने सिर्फ, अगर आप मालिक मकान है आपने सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना है कि आपकी टाइटलशिप अगर है, अगर आपका टाइटल आपने अपनी जो है वो फ़र्द लगा दी, या जमाबंदी आपकी है वो शो कर रही है, या आपकी बैनामा हो गया, सेल डीड होगी रजिस्टर्ड, अगर आपने ये चीज़ें लगा दी तो इससे एस्टेब्लिश होगा कि आपकी जो है वो बोनाफाइड ओनरशिप है। टाइटल डॉक्यूमेंट जब आप लगाते हैं उसके साथ प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ होता है। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ का मतलब है कि उसको समझा जाएगा अनलेस कि वो रिबट ना हो जाए। रिबटल इसमें नहीं था क्योंकि इनका राइट क्लोज हो गया, इन्होंने कोई रिबटल एविडेंस प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो हमारी जो है वो ओनरशिप तो प्रूव होगी। ओनरशिप के बाद हमने देखना था ओरल टेनेंसी हो सकती है कि नहीं। ओरल टेनेंसी मैंने आपको बताया सेक्शन 9 में अलाउड है, और हमने उसका ड्यू फाइन पे किया, और हमने गवाह अपने पेश किए। उन गवाहों का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमने गवाह पेश किए वो CM3 पेज नंबर CM3 पेज नंबर 4 पे ये गवाह लगे हुए हैं। मैं आपको अगर ये दिखा दूँ, तो उसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की आएगी हमारे सामने। जो हमारा मुलाज़िम था ना, उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली, AW2, ये AW2 है, और ये जो है एक गवाह है, इसका जो क्रॉस हुआ हुआ है वो ये है। और इसमें जो आप देखेंगे कि जो क्रॉस हुआ उसमें इसने बता दिया कि ये गलत है कि मसनून लई अरसा दराज से मकान ज़ेर बरदखली पर काबिज़ हैं। साल 2010 के बाद 2019 तक यहाँ पर साहिल का सामान ही पड़ा रहता था और इसकी रहाइश यहाँ पर नहीं थी। उसने ये भी कह दिया कि वो साहिल को मेरी मौजूदगी में किराया देकर चला जाता था। एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और भी बात बताऊँ, जो मैंने सोचा था कि आपसे एक वर्ड है बड़े मज़े का, वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अपील का अगर हम देखें, अपील किस पेज पे है, तो ये आप देखेंगे पेज 19 पे अपील है। पेज 19 पे चलते हैं। ये मेन पिटिशन का पेज 19 है। ये वीडियो आप लोगों की सिविल के इसमें रेंट के केस में बहुत हेल्प करेगी। इसको सेव कर लीजिएगा। जो टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए जो है ना वो है। पेज 19 में मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। हाँ, इसमें एक और भी चीज़ है।
आप ये अगर चेक करें ये कि मोरिस मस्कूर, ये कि मोरिस मस्कूर ने मुसम्मा मोरिस मस्कूर क्या होता है? मोरिस मस्कूर एक बड़ी टेक्निकल टर्म है, ये बहुत जो सीनियर हमारे सिविल के वकील हैं, वो इस बात को बता भी देंगे, कमेंट्स में आप बताइएगा कि मोरिस मस्कूर क्या होता है? मोरिस मस्कूर वो होता है जो बंदा फ़ौत हो गया हो और उसकी विरासत मुंतकिल हो गई हो उसके लीगल हेयर्स को। जो फ़ौत हो गया और उसकी विरासत मुंतकिल हो गई हो लीगल हेयर्स को, तो ये मोरिस मस्कूर उसको कहा जाता है। तो ये उर्दू की कुछ टर्म्स भी बीच में आ जाती हैं। एनीवेज़ मैं अगर आपको लेके चलूँ 2021 सीएलसी 623 पे, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जजमेंट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें भी यही था। शी मेड एन ओरल tenancy agreement with Dr. Zafar Iqbal is point number 3 at a monthly rent of rupees 20,000 which was agreed to be paid on annual basis, but a formal written agreement could not be executed upon the assurance given by just point number 3 that he would vacate the property whenever it would be required by the present petitioner. उन्होंने जो है ओरल टेनेंसी की और इसमें भी इन्होंने 2-3 पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बता दूँ। उसमें बाकी आप जजमेंट मैंने आपसे शेयर कर दी है, आप उसमें पढ़ लेंगे कि the issue of oral tenancy is already settled by Honorable Supreme Court in PLD those at Law Supreme Court 453. In the impugned judgment of the High Court, as observed, the tenancy agreement has not been created by the written instrument. This court, in case of Shajar Islam versus Muhammad Siddiqui and two others, PLD those are सात Supreme Court 45, ये मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है 2007 Supreme Court 45, ये कहती है has laid down that tenancy would not be necessarily created by written instrument in express terms, rather might also be oral and implied. Might also be oral and implied मतलब ज़बानी कलामी भी हो सकती है। In normal circumstances, अब ये टाइटल की बात आ गई जो हमने एस्टेब्लिश कर दिया अपना। In absence of any evidence to the contrary, owner of property by virtue of his title would be presumed to be landlord and person in possession of premises would be considered as tenant under the law. रूटीन में तो हम ये समझते हैं कि जी मालिक मकान और जो किराएदार है, मालिक मकान और जो मकान मालिक है मतलब लैंडलॉर्ड और ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर दूसरा जो पार्टी है वो ये एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि उसकी पोज़ेशन है दूसरी पार्टी की और उन्होंने किसी किस्म की ओनरशिप क्लेम नहीं की और आप जो है वो अपनी टाइटल ओनरशिप आपने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद अगर आप रसीद नहीं भी पेश करते तो प्रिज़्यूम ये किया जाएगा कि आप उसके मालिक मकान हो और वो आपका टेनेंट है। और दूसरी बात उन्होंने कही अगर किसी किस्म का सिविल डिस्प्यूट है, तो सिविल डिस्प्यूट आपने सिविल कोर्ट में जाके अपनी ओनरशिप को एस्टेब्लिश करना है। अगर ओनरशिप के ऊपर सिविल डिस्प्यूट कोई नहीं है, तो फिर हमने प्रिज़म्पशन इसी को फ़ॉलो करना है। तो ये जजमेंट है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अगर 2021 सीएलसी 623 और ये बाकी जो 5 जजमेंट्स हैं ना, ये तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी रोशनी में अगर बंदे ने अपना टाइटल एस्टेब्लिश कर दिया जो हमने अपनी एविडेंस में नीचे एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके बाद कोर्ट ने ये लिख दिया नीचे भी जजमेंट में आ गया और जो अपील कोर्ट है उसने इसको इग्नोर किया। ये लिख दिया कि जी हमने अपनी टाइटल ओनरशिप जो हमने प्रिज़्यूम कर ली है। फिर अपील कोर्ट ने कह दिया कि जी ओनरशिप तो बेशक इनकी ठीक है लेकिन इन्होंने अपना रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एस्टेब्लिश नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ ये है जिसके ऊपर जज साहब ने इसको जो है वो नोटिस भी किए और हमारे जो नीचे वाला ऑर्डर सस्पेंड भी कराया वो इस बेस पे था कि जी हमने बेशक ये जो है वो इन्होंने लिख दिया कि हमने स्टैब नहीं किया लेकिन उन्होंने तो अपनी हमारी एविडेंस जो ओनरशिप है उसके रिबटल में कोई एविडेंस पेश नहीं किया। बेशक 17(3) में उनका राइट क्लोज हो गया लेकिन उन्होंने उस राइट को भी कहीं पे चैलेंज नहीं किया। उसके बाद कोई रिबटल एविडेंस नहीं आया, हम ओनर हैं वहाँ के और अगर ये ओनर नहीं है तो इनकी पोजेसन इन्होंने मान ली है तो इनका रिलेशनशिप सिर्फ एक ही प्रिज्यूम किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में कि ये हमारे किराएदार हैं और अगर किराएदार हैं तो हमारा इनसे रिलेशनशिप एक्सपायर हो गया, इन्होंने हमें किराया देना बंद कर दिया, अब इनको यहाँ से एविक्शन इनकी की जाए। तो ये इस तरह से जो है वो आर्गुमेंट्स बड़े मज़े के हैं। अगर आप नीचे बताना चाहें तो अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं, जो वकील साहिबान हैं। दीज़ आर टोटल 5 जजमेंट्स दैट आई एम रिलाइंग अपॉन और ये 5 की 5 जजमेंट्स अदालत में मैंने पेश की हुई हैं और इनके ऊपर ही फाइनल आर्गुमेंट्स मैंने करने हैं और मैं आपको फिर पढ़ के बता देता हूँ। पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट 45, पीएलडी 2009 सुप्रीम कोर्ट 453, 2021 सीएलसी पेज नंबर 623, 2018 वाईएलआर 1818, पीएलडी 2009 सुप्रीम कोर्ट 453। ये मैंने आपको जजमेंट्स बताई हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोर्ट हुई हुई 1-2 जजमेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन जजमेंट्स हैं जो बुलेट्स हैं मेरी, जिसके ऊपर हम ये केस पहले भी विन किया और अब दोबारा विन कर रहे हैं और हमने नीचे और ऑर्डर सस्पेंड करा दिया कि अगर आप ओनरशिप आपकी क्लियर है, ओरल टेनेंसी है, ये रिटन है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने प्रूव कर दिया कि ओरल टेनेंसी है और जो गवाह थे उन्होंने आके अपनी स्टेटमेंट दे दी, तो फिर आपने विलफुल डिफ़ॉल्ट उनकी दिखानी है। मतलब उन्होंने किराया देना आपको कब बंद किया और आपने उसको टाइमली चैलेंज किया, तो कोर्ट आपके हक में फ़ैसला देगी। तो दिस इज़ बेसिकली समथिंग व्हिच आई एम वर्किंग ऑन। थैंक यू।